हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सेशन डेली वोकैब का सेशन है और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 22 है। अगर आप रेगुलरली मेरे सारे वोकैब के सेशंस देखते रहेंगे तो जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा जब आप कह सकेंगे कि हाँ, आपकी वोकैब स्ट्रांग हो चुकी है या बहुत हद तक स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप वीडियो देखेंगे अभी, इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मालूम है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। वहां भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। खास तौर पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप भी बनाया गया, उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम उसे देखता हूं और आपके डाउट्स को आंसर करता रहता हूं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट आर दोज वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम आज के सेशन में स्टडी करेंगे। पहला वर्ड जो हमने लिया है, इट इज़ कंपेंडियम। कंपेंडियम एक नाउन है। वर्ड नंबर 2 इज एडजुडिकेट, इट इज़ अ वर्ब। तीसरा वर्ड है रेक्टिट्यूड विच इज़ अ नाउन। और जो सेकेंड लास्ट वर्ड है बिलाई, बिलाई एक वर्ब है। और लास्ट वर्ड जो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे, इट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ अ नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से इन सभी वर्ड्स का मीनिंग, इनके डेडिकेटेड यूजेस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ कुछ इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। लॉजिक भी होगा, रूट्स भी आपको बताए जाएंगे, नेमोनिक्स की भी हेल्प ली जाएगी और इमेजेस से भी आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कंपेंडियम। कंपेंडियम एक नाउन है और इसका मीनिंग पढ़िए। कंपेंडियम इज अ शॉर्ट बट डिटेल्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वन सब्जेक्ट। मतलब किसी एक विषय पर संक्षिप्त लेकिन जो डिटेल्ड कलेक्शन है सूचना का, उसे ही कंपेंडियम कहा जाता है। मतलब एक प्रकार का सारांश हो सकता है, पूरी की पूरी जानकारी हो सकती है। एक जरूरी बात आप समझिएगा, वो ये कि कंपेंडियम बेसिकली एक बुक फॉर्म में होता है। जनरली किसी बुक को ही कंपेंडियम कहा जाता है। बुक की प्रॉपर्टी क्या होती? बुक में किसी एक विषय पर सब कुछ लिख करके दिया जाता है और बुक एक कंपाइल्ड फॉर्म होती है, तो इसी को कंपेंडियम कहा जाता है। राइट कॉर्नर पे जो पिक्चर बनी है वो भी एक बुक की ही पिक्चर बनी है। पढ़िए ना, कंपेंडियम ऑन लेबर लॉ। तो एक बुक को ही कंपेंडियम कहा जाता है। कलेक्शन को, सारांश को, सिनॉप्सिस को, समरी को कंपेंडियम बोल सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? कंपाइलेशन से आप याद रख सकते हैं। राइट कॉर्नर पे जो इमेज बनी है उसको अगर आप अपने दिमाग में फिट कर लें तो भी ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। कंपेंडियम को कंपाइलेशन से याद रखिए। कंपाइल करने का मतलब सारी चीज़ों को एक जगह लेकर आना, तो उनका एक कलेक्शन रेडी करना, इसी को कंपेंडियम कहा जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि बुक को बेसिकली कंपेंडियम बोला जाएगा। कंपेंडियम बेसिकली बुक की फॉर्म में होगा। पहला एग्जांपल देखिए, द बुक इज नथिंग मोर देन अ कंपेंडियम ऑफ ऑथर्स रैंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रैंट का मतलब होता है एक तरीके से क्रिटिसिज्म। जब आप आलोचना करते हैं तो वो रैंट कहा जाता है। तो ये जो बुक है एक कंपेंडियम है लिखने वाले ऑथर की, जिसमें उसने अपनी शिकायतों को, सरकार के खिलाफ जो उसकी भड़ास है, जो गुस्सा है, जो शिकायत है, उसको ही लिखा है इस ऑथर ने बुक की फॉर्म में, है ना। तो ये एक कंपेंडियम है, कलेक्शन है ऑथर की आलोचनाओं का जो उसने सरकार के खिलाफ की हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ड्यूरिंग द इवेंट अ प्लेयर विल ऑक्शन अ कंपेंडियम ऑफ During the event, the player will auction a compendium of his personal items, including a signed jersey and a cricket bat. मतलब एक इवेंट होगा और उस इवेंट में ये खिलाड़ी अपने पर्सनल आइटम्स का जो कंपेंडियम होगा, जो कलेक्शन होगा, जैसे एक क्रिकेट बैग होता है जिसमें सारी चीज़ों को रखा जाता है, तो उसको कंपेंडियम बोल सकते हैं।
और उस कंपेंडियम में क्या क्या होगा, साइन की हुई जर्सी होगी, क्रिकेट बैट होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो अपने एक कंपेंडियम को ऑक्शन कर देगा, मतलब बेच देगा, तमाम चीजों को बेच देगा। सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, कलेक्शन, कोलाज। कोलाज तो आप समझते होंगे, खास तौर पे इमेजेस का कोलाज बनाया जाता है। अब आप समझिए, बुक को कंपेंडियम बोल सकते हैं और इमेजेस का जो कलेक्शन है उसको कोलाज बोल सकते हैं। कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाओं को एक जगह रखना, उनका कंपाइलेशन रेडी करना कहा जाता है। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 1, कंपेंडियम, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि एक नाउन है और इसका मीनिंग क्या है, एक तरीके का कलेक्शन, कैटलॉग, कलेक्शन हो सकता है और बुक के लिए यूज किया जाता है खास तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 2 को स्टडी करते हैं। सेकेंड वर्ड इज एडजुडिकेट। एडजुडिकेट एक वर्ब है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और लीगल वर्ड है। इसका मीनिंग है फैसला सुनाना, न्याय करना। कैसे समझेंगे आप इसे, एडजुडिकेट के बीच में आपको JUD दिख रहा होगा। JUD को आप जज से रिलेट कर लीजिए, जुडिशरी से रिलेट कर लीजिए, जुडिशियल से रिलेट कर लीजिए, प्रेजुडाइस से रिलेट कर लीजिए, प्री जुडिशियल से रिलेट कर लीजिए। जुडिशरी, जज, जुडिशियल, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, न्यायाधीश, इन सब के इर्द गिर्द घूमते हैं ये वर्ड्स। तो JUD का रिलेशन ही जस्टिस से है, डिसीजन से है, जजमेंट से है, फैसले से है। तो जब कोई एडजुडिकेट करता है किसी मामले को, तो वो उस मामले की सुनवाई करता है और उस पर एक फैसला सुनाता है अथॉरिटी होने के नाते। ठीक है, पढ़िए, इफ यू एडजुडिकेट ऑन अ डिस्प्यूट और प्रॉब्लम, यू मेक एन ऑफिशियल जजमेंट और डिसीजन ऑन इट। आपको समझ में आ गया होगा, जब आप किसी डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़े या समस्या पर एडजुडिकेट करते हैं तो आप एक ऑफिशियल जजमेंट पास करते हैं उस विषय पर। एक तरीके से जनरली एडजुडिकेट के बाद प्रेपोजिशन ऑन लगाया जाता है। एडजुडिकेट ऑन दिस मैटर, एडजुडिकेट ऑन दैट मैटर, एडजुडिकेट ऑन आर डिस्प्यूट, एडजुडिकेट ऑन देयर प्रॉब्लम्स, इस तरीके से यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बिकॉज मिस्टर अखिल इज द चीफ ऑफ द कंपनी। चूंकि मिस्टर अखिल जो है वो कंपनी के चीफ हैं, ओनली ही कैन एडजुडिकेट वेदर और नॉट टू ले ऑफ वर्कर्स। तुरंत कॉपी पे नोट ले करके नोट कर लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब ही होता है नौकरी से वर्कर्स को हटा देना, कटनी छटनी जिसको कहा जाता है, ले ऑफ करना, जिसे आप रिट्रेंचमेंट भी कह सकते हैं, एक तरीके से एक्सपल्शन बोल सकते हैं। ले ऑफ करना, वर्कर्स को ले ऑफ किया जाता है, मतलब उन्हें निकालने के लिए ले ऑफ फ्रेज बनाई गई है। तो इसका मीनिंग क्या है एग्जाम्पल का, कि चूंकि मिस्टर अखिल जो है इस कंपनी के चीफ हैं, इस वजह से केवल वो ये फैसला सुना सकते हैं कि कंपनी को इन वर्कर्स को ले ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये लगने लगा होगा कि अभी अभी मैंने बताया था कि एडजुडिकेट के साथ ऑन लगता है पर यहां पर नहीं आया। तो आपको ये भी समझना होगा कि एडजुडिकेट के बाद जब ऑन लगेगा तो ऑन के बाद सीधे तौर पे वो विषय भी तो आना चाहिए जिस विषय पर न्याय किया जाएगा, जिस विषय पर फैसला दिया जाएगा, वो तो लिखा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वहां पर एडजुडिकेट के साथ ऑन आया है, पढ़िए, दिस इज नॉट योर बिजनेस टू एडजुडिकेट ऑन माई पर्सनल अफेयर्स। आपका काम नहीं है कि आप मेरे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करें, साथ ही साथ आप मेरे व्यक्तिगत मामलों पर कोई फैसला दें, ये आपका काम नहीं है। बिजनेस का मतलब आपकी अथॉरिटी, आपका राइट है ना, दिस इज नॉट योर बिजनेस। जनरली बोलते ना स्पोकन इंग्लिश में, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, आपसे मतलब नहीं है, आपका काम नहीं है, आपसे लेना देना नहीं है। तो ये आपकी चिंता नहीं है या आपका काम नहीं है, आपका अधिकार नहीं है कि आप मेरे व्यक्तिगत मामलों पर कोई राय दे या कोई फैसला सुनाए। यहां देखिए एडजुडिकेट के साथ ऑन आया है। तो आपको ये भी समझना होगा, जब कोई टीचर आपको ये बताए कि इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन आता है,
तो एट द सेम टाइम यू नीड टू नो कि वो प्रेपोजिशन आगे क्या जोड़ता है। तो जब तक वो जोड़ने वाली चीज नहीं होगी तब तक वो प्रेपोजिशन नहीं आएगा, और जैसे ही वो चीज आ जाएगी लगा दिया जाएगा। मैं आपको एक फिर से छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि लिसन के साथ टू लगता है। अब लिसन टू मी, लिसन टू मी। अब लेकिन मान लो कल को मी यहां ना लिखा जाए, तब थोड़ी ना लिसन के साथ टू लगेगा, तब केवल लिसन होगा, लिसन या लिसन टू मी। तो आपको सब कुछ सीखना होगा कि प्रेपोजिशन लगता है तो किस उद्देश्य से लगता है। ये सारी चीजें सरल हैं, है ना, इसलिए आप चिंतित ना हो कहीं से। तो एडजुडिकेट का मीनिंग आप सबको समझ में आ गया होगा। फैसला सुनाना, न्याय करना, एक हैसियत से, एक अथॉरिटी के हैसियत से। सिमिलर वर्ड्स देखिए, लेक्चर हो सकता है, कभी कभी होता नहीं, डोंट लेक्चर में, मुझे उपदेश ना दें, हाँ, मुझे लेक्चर ना दे। एक तरीके से डिसाइड करना। आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेटर होता है जो मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति प्रायः एक फैसला ही तो सुनाता है जो दोनों पक्षों को मंजूर हो, तो आर्बिट्रेट हो सकता है। अंपायर जो कि मैच में होता है। जज। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजुडिकेट के सिनोनिम हैं। वैसे जो लास्ट वर्ड है और जो सेकेंड लास्ट वर्ड है ये दोनों नाउन है, लेकिन यहां पर इन दोनों वर्ड्स को वर्ब की हैसियत से रखा गया है। यहां अंपायर का मतलब वो व्यक्ति नहीं है जो अंपायरिंग करता है, बल्कि फैसला सुनाना, और जज का मतलब भी न्याय देना है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 3 जो है आज के सेशन का, रेक्टिट्यूड, उसको पढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है रेक्टिट्यूड। सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बड़ी बात है कि बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। रेक्टिट्यूड रेक्टिफाई से बना है। रेक्ट का मतलब ही होता है सही। चीज़ों को जब रेक्टिफाई किया जाता है तो खामियों को दूर कर दिया जाता है। जब खामियों को दूर कर दिया गया तो चीज़ें बिल्कुल सही हो गई। तो रेक्टिट्यूड का मतलब एक आदर्श व्यवहार को रेक्टिट्यूड कहा जाता है, जिसे आप ऑनेस्टी बोल सकते हैं, राइटियसनेस बोल सकते हैं, मोरलिटी बोल सकते हैं। रेक्टिट्यूड का मतलब अ बिहेवियर दैट इज करेक्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल एक तरीके से। तो वो बर्ताव जिसे नैतिक कहा जाए, है ना, जो नैतिक आधार पर सही हो, ऐसे बिहेवियर को, ऐसे कल्चर को इस तरीके से पेश आना ही रेक्टिट्यूड कहा जाता है। जनरली मैन ऑफ रेक्टिट्यूड ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं, हाँ, मैन ऑफ रेक्टिट्यूड। तो रेक्टिट्यूड होने का मतलब है एक उचित व्यवहार, एक ऐसी पेशकश जिसको न्याय संगत माना जाए। रेक्ट से आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रेक्टिफाई, उसी से रेक्टिट्यूड बना है। अब मैं आपकी एक और हेल्प कर रहा हूं, अगर आप नेमोनिक्स की भाषा समझें तो थोड़ा सा आप रेक्टिट्यूड को करेक्ट से रिलेट कर लें। कैसे? रेक्ट करेक्ट, रेक्ट करेक्ट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। रेक्ट करेक्ट, तो जो चीज रेक्ट है वो करेक्ट है। तो रेक्टिट्यूड मतलब जो चीजें उचित हैं, सही हैं, ऐसा व्यवहार, बिहेवियर दैट इज करेक्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल, है ना, विद ऑल स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। When the valedictorian made her speech, she encouraged her classmates to seek out lives filled with honesty and rectitude. वैलेडिक्टोरियन बोलते हैं उस व्यक्ति को जो किसी फेयरवेल पार्टी में, फेयरवेल सेशन में कोई स्पीच दे रहा हो, है ना, खास तौर पे जो टॉपर होता है उसी को ये मौका मिलता है फेयरवेल पार्टी में कोई स्पीच देने के लिए। वैलेडिक्टरी सेशन होता है जिसे विदाई समारोह कहा जाता है। वैलेडिक्टरी सेशन, है ना, लास्ट सेशन जिसको बोला जाता है, तो फेयरवेल सेशन। तो वैलेडिक्टोरियन मेड हर स्पीच, जब वैलेडिक्टोरियन ने अपना स्पीच दिया, फीमेल थी वो, तो उसने इस बात पर बढ़ावा दिया, जोर दिया, अपने क्लासमेट्स को इनकरेज किया कि वो ऐसे जीवन जीने पर यकीन रखें या ऐसी लाइफ्स को, ऐसे जीवन को रेडी करे, बनाएं जो ऑनेस्टी और रेक्टिट्यूड से भरा हुआ हो, जिसमें ईमानदारी हो और जिसमें आदर्शवाद हो एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। नीता's rectitude inspired her to give her lottery winnings to charity। मतलब नीता के भीतर का जो एक तरीके से रेक्टिट्यूड था, आदर्शवाद था, है ना, मतलब सही फैसले लेने का जो एक इंक्लिनेशन था, उसने इंस्पायर किया नीता को
कि वो लॉटरी में जीती गई सारी राशि को चैरिटी में दे दे, है ना, किसी अच्छे काम के लिए दान कर दे। तो उसके अंदर से एक भलाई की जो आवाज आई, जो उसके अंदर की ईमानदारी थी, जो उसके अंदर का रेक्टिट्यूड था, उसने उसे इंस्पायर किया कि वो ऐसा भलाई का काम करे। सिनोनिम्स देखिए, राइटियसनेस, मॉरलिटी, प्रोबिटी और इंटीग्रिटी, इन सब का मतलब ही होता है सही। राइट से बना है राइटियसनेस, मॉरलिटी मॉरल से बना है, प्रोब से बना है प्रोबिटी, प्रोब मतलब भी होता है न्याय की बात करना, छानबीन करना, जांच करना, सत्य का पता लगाना, प्रोबिटी मतलब सत्यता। इंटीग्रिटी, आप अगर पूरी तरीके से साफ सुथरे हैं, कमी नहीं है, यही आपकी इंटीग्रिटी है। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें भ्रष्टाचार की बात हो, व्यभिचार की बात हो, है ना, गलतियों की बात हो, जैसे करप्शन। लैक्सिटी, लैक्स होने का मतलब ही होता है सर इमोरल होना, एक तरीके से चरित्रहीन होना। लैक्सिटी और इमोरलिटी ये ऑपोजिट हो गए। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 3, रेक्टिट्यूड, जिसका मतलब है एक न्याय संगत व्यवहार, एक आदर्श बर्ताव। रेक्ट और करेक्ट को रिलेट करके समझा जा सकता है इसे। वर्ड नंबर 4 इज बिलाई। बिलाई एक वर्ब है। बहुत ही सरल सा तरीका है समझने का कि ये वर्ब कैसे है। याद रखें, जब भी कभी किसी भी शब्द के पहले बी ई बी लगे, वो उसमें ऐड हो जाए, अलग अलग ना रहे कि जैसे बी ब्रेव, बी गुड, इस तरीके से नहीं, बी फूल, बी लिटिल, बी फ्रेंड, इस तरीके से वो वर्ड उसी का हिस्सा बन जाए। तो बिलाई एक वर्ब हो जाएगी और क्या मीनिंग है? टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन और अकाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बात को लेकर एक झूठी जानकारी देना, है ना, सत्य कुछ और हो और दिखाना कुछ और, यही है बिलाई। कैसे याद रखेंगे? लाई से रिलेट कर लीजिए। लाई का मतलब ही क्या होता है? झूठ। लाई का क्या मतलब होता है? झूठ। तो बिलाई का मतलब है जो चीजें झूठी हो, सच के जैसे दिखाई जा रही हो, जबकि वो वास्तव में अंदर से सच ना हो। राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, उसमें मिरर के एक तरफ महिला खड़ी है और फिर मिरर में उसका इमेज बन रहा है। वास्तव में जो महिला है वो एक दुबली महिला है और मिरर उसे मोटा दिखा रहा है। यही तो हो रहा है कि वो एक दुबली महिला है और मिरर क्या दिखा रहा है कि वो एक मोटी महिला है। तो वास्तविकता कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा हो, यही है बिलाई। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, हर यंग लुक बिलाइड हर एज। उसका लुक यंग वाला था और उसकी एज मान लीजिए मिडिल एज हो, 45-50, लेकिन उसके चेहरे से, शक्ल सूरत से, कद काठी से नहीं लग रहा था कि उसकी एज नियर अबाउट 50 होगी। तो उसके लुक से उसकी उम्र का पता नहीं चल रहा था। हर यंग लुक्स बिलाइड हर एज, वो एज उसकी कुछ और वो नजर कुछ और आ रही थी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, नैना होप्ड हर स्माइल वुड बिलाई द सैडनेस शी फेल्ट। नैना को ये लगा कि अगर वो मुस्कुराएगी तो लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि वो अंदर से, भीतर से कितनी ज्यादा दुखी है। तो दुखी होने के बाद वो जब चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आई तो उसने एक बिलाई करने की कोशिश की। मन के भीतर जो दुख है उसको दबा करके झूठी मुस्कान रखी। तो उसकी उस स्माइल ने बिलाई करने की कोशिश की सैडनेस को, एक तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि बिलाई का वास्तविक मीनिंग क्या है, कि सच्चाई कुछ और हो और दिखाया कुछ और जा रहा हो। सिनोनिम देखिए, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब ही होता है एक ऐसा पहनावा पहनना जिससे कि आपकी वास्तविकता छिप जाए। गाइज का ऑपोजिट है, गाइज मतलब ही होता है क्लोथ्स, और डिस्गाइज मतलब ऐसे क्लोथ्स जिसमें पता ना चले कि आप कौन है। फॉल्सिफाई समझ में आ रहा होगा। कैमोफ्लॉज, छद्मवेश को कैमोफ्लॉज कहा जाता है। मिस रिप्रेजेंट, अब रिप्रेजेंट का ऑपोजिट मिस रिप्रेजेंट हो जाएगा। वास्तविकता कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा हो। कैमोफ्लॉज का मतलब छद्मवेश है कि आप ने कुछ अजीबो गरीब कपड़े पहन लिए हो, एक तरीके से। एक सामान्य व्यक्ति जो है दाढ़ी बड़ी रखा करके टहल रहा हो, जिससे पता चले कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, जबकि वो है कोई और। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जिसमें झूठ की बात ना हो, छिपाने की बात ना हो, धोखाधड़ी की बात ना हो, जैसे कि प्रूव, वेरीफाई, अटेस्ट, वैलिडेट। अब इनवैलिडेट होता तो ऑपोजिट हो जाता,
है ना। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 4, बिलाई, जिसका मतलब है चीजों को गलत तरीके से पेश करना, एक फॉल्स इंप्रेशन देना, सत्य कुछ और हो दिखाना कुछ और, लाई से रिलेट कर लेंगे सरल हो जाएगा। लास्ट वर्ड इज प्रेसिडेंट। ये वर्ड एक सीरीज के तहत मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पिछले एक सेशन में मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था अनप्रेसिडेंटेड, फिर अगले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेसिडेंस, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेसिडेंट। जनरली जब टीचर्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाते हैं तो इन तीनों वर्ड्स को एक साथ पढ़ाते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट। तीनों वर्ड्स प्री से बने हैं, प्रीसीड से बने हैं। प्री मतलब पहले, प्रीसीड करने का मतलब है किसी घटना से पहले किसी घटना का होना। अब प्रेसिडेंट का क्या मीनिंग है, पढ़िए। इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट फॉर एन एक्शन और इवेंट, अगर किसी घटना का कोई प्रेसिडेंट है, इट हैज हैपेंड बिफोर, तो इसका ये मतलब है कि वो प्रेसिडेंट ये बता रहा है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है। और ध्यान से पढ़िएगा, एंड दिस कैन बी रिगार्डेड एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर डूइंग इट अगेन, और उसे एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कि लिया जा सकता है कि फिर से ऐसी ही कोई घटना होनी चाहिए। उर्दू में एक शब्द है नज़ीर, शायद उर्दू में ही है ये वर्ड। नज़ीर का क्या मतलब होता है, एक उदाहरण देना कि पहले कभी ऐसा हुआ था, उनके केस में ऐसा हुआ था, तो आज भी होना चाहिए, मेरे केस में भी ऐसा होना चाहिए। मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि एक कंपनी है, उसका बॉस है और वहां पर 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक एम्प्लॉय 3 दिन पहले बुखार होने पर यह बताता है कि मुझे हल्का सा फीवर है, और बॉस के पास जाता है और लीव की बात करता है, छुट्टी की बात करता है। बॉस उसे छुट्टी दे देता है। आज फिर से एक एम्प्लॉय को बुखार है और वो कहता है कि मुझे भी सर छुट्टी चाहिए। बॉस मना कर देते हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो एम्प्लॉय बोलता है कि सर आपने परसों, ध्यान से सुनिएगा, कि सर आपने परसों इस एम्प्लॉय को छुट्टी दी थी ऐसी ही बीमारी में, बुखार में ही, और आप मुझे नहीं दे रहे, मुझे भी दीजिए। जब आपने उनको छुट्टी दी थी तो आपको मुझे भी छुट्टी देनी चाहिए। इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या था कि 3 दिन पहले ही ऐसी ही किसी मामले में छुट्टी मिली थी, ये प्रेसिडेंट हो गया, और मैं उसी प्रेसिडेंट का हवाला दे करके अपने बॉस से ये डिमांड कर रहा हूं कि मुझे भी छुट्टी चाहिए। इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट का मतलब जब कोई घटना पहले भी हो चुकी हो, है ना। एक उदाहरण आप पेश कर रहे हैं, एक नज़ीर आप दे रहे हैं, और अगर आप खुद ही प्रेसिडेंट को सेट कर रहे हैं तो आप ही सब कुछ तैयार कर रहे हैं, पहली दफा उस कार्य को कर रहे हैं, और आगे लोगों को न्योता देंगे कि आपके इस कार्य को हथियार बनाकर, औजार बनाकर, उदाहरण मानते हुए, नज़ीर देते हुए फिर से वो करें एक तरीके से। पढ़िए example, when the court adjudicated in favor of same-sex marriage, it had no idea of the precedent it was setting for future generations. मतलब जब कोर्ट ने बहुत पहले कभी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हो कि लड़के लड़के आपस में शादी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में शादी कर सकती हैं, तो कोर्ट को उस वक्त इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई आइडिया नहीं था दैट इट वाज गोइंग टू सेट आर्ट प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि वो एक उदाहरण तैयार कर रहा है, एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कि आने वाले भविष्य में और ऐसे तमाम मामले आएंगे, फ्यूचर जनरेशंस भी बोलेंगे कि हम भी ऐसी ही शादी करना चाहते हैं, और तब जब मना किया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट देंगे कि पहले एक ऐसा फैसला आया था तो हमें भी अलाउ किया जाए। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए याद रखिएगा, जनरली प्रेसिडेंट के लिए जिस वर्ब को हम चूज करते हैं वो है सेट वर्ब। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, सेट प्रेसिडेंट। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हमेशा सेट आए। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखिए, देयर इज नो प्रेसिडेंट, यहां पर सेट नहीं आया।
लेकिन आ सकता है ना। जनरली प्रेसिडेंट को जो वर्ब चाहिए वो सेट होती है। देयर इज नो प्रेसिडेंट फॉर अ वायरस स्प्रेड ऑफ दिस स्केल। अभी आप वर्तमान से रिलेट कर लीजिए, जितने बड़े स्तर पर ये बीमारी पैंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, क्या आपको कुछ याद आता है कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट हो पहले कभी इतने बड़े लेवल पे कोई बीमारी फैली हो, दुनिया पूरी बंद कर दी गई, शट डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया हो इन द एंटायर वर्ल्ड? नहीं ना, आपको कोई ऐसी घटना नहीं याद आ रही कि ऐसा हुआ हो। तो एक प्रेसिडेंट ये खुद में सेट कर रहा है, या फिर एक तरीके से इस घटना का जो अभी हो रहा है, ये जो वायरस ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं इतने बड़े स्केल पे, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। पहले कभी इतने बड़े लेवल पे ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि इन माय ओपिनियन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। देखिए, कभी आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हो सकता है ये वर्ड ना पूछा जाए, लेकिन फिलर्स में क्लोज टेस्ट में पूछा जा सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि हो सकता है फिलर से क्लोज टेस्ट में भी कभी ना पूछा जाए। तो लाइफ में आपके बहुत काम आएगा ये। जब भी कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब भी कभी कुछ अच्छा बोलना चाहेंगे, तो आपको प्रेसिडेंट वर्ड की जरूरत पड़ सकती है। पढ़िए तीसरे एग्जाम्पल को, द 1857 रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मतलब विद्रोह। आपको याद आ रहा होगा 1857 की जो क्रांति थी मंगल पांडे जी की अगुवाई में जो हुई थी, वो अपने आप में एक पहली घटना थी स्वतंत्रता आंदोलन की, और उसी घटना ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था आगे के फ्रीडम फाइटर्स के लिए। आगे के सारे फ्रीडम फाइटर्स यही बोलते चले गए कि जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जब वो विद्रोह कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते थे, है ना, या कर सकते हैं। सो द 1857 रिवॉल्ट सेट अ प्रेसिडेंट फॉर सक्सेसिव फ्रीडम स्ट्रगल। सक्सेसिव मतलब आगे के। तो 1857 के क्रांति ने आगे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए उनका एक प्रेसिडेंट सेट किया था। ये था लास्ट वर्ड प्रेसिडेंट, जिसका मतलब किसी घटना का पहले होना। तो ये था आज का सेशन। होपफुली आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। मैं चलते चलते आपको ये बता दूं कि इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।